हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये विजन आईएएस की अपडेटेड पीटी 365 है, जिसमें मैं आज आपको साइंस एंड टेक पढ़ाने वाला हूँ। और ये सबसे बेहतरीन क्लास होगी साइंस एंड टेक की पूरे यूट्यूब पे। इससे अच्छा कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, विजन आईएएस की पीटी 365 जो साइंस एंड टेक वाली मैगजीन है, इस क्लास के बाद आप दिसंबर वाली जो उस मैगजीन था उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बायोटेक के बहुत सारी चीज़ों को मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें पहला टॉपिक है जीन थेरेपी। और जीन थेरेपी क्यों न्यूज में रहा, इससे शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल इससे बन सकते हैं। हाल ही में भारत में हीमोफीलिया के उपचार हेतु जीन थेरेपी का पहला ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल किया गया। और ये ट्रायल कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु के वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में हुआ, ठीक। शब्द को ध्यान देना, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। भारत में हीमोफीलिया ए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। हीमोफीलिया रोग है, ये अनुवांशिक रोग है, ये सिर्फ पुरुषों में होता है आमतौर पे, ठीक है। तो उसमें एक फैक्टर होता है, फैक्टर 8, उसकी कमी के उपचार हेतु जीन थेरेपी का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल हुआ, माने मानव शरीर पे परीक्षण हुआ, ठीक है। और ये ट्रायल कहाँ पे हुआ? वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में हुआ। तो सबसे पहले समझते हैं कि हीमोफीलिया क्या होता है, ठीक। इसके बाद जीन थेरेपी समझेंगे, फिर इस पे जो प्रयोग हुए हैं उन सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। क्रम वाइज मैं आपको बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं हीमोफीलिया पे। हीमोफीलिया जो है एक जो क्या होता है कि आमतौर पे पुरुषों में होने वाला अनुवांशिक जो है वंशानुगत रक्तस्राव संबंधी विकार होता है। रोगी में जो है जीवन भर ये बीमारी रहती है, ठीक। तो ये पुरुषों में होता है, क्या है? रक्तस्राव संबंधी विकार। अब इसमें ये कारण क्या होता है इसका? तो जो जीन होते हैं ठीक मानव शरीर में, उसमें क्या होता है, एक में म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन। और म्यूटेशन ये कारण जो होता है, रक्त का थक्का बनाने वाला जो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन होता है ना, उसको ये निर्देश देता है। अब ये प्रोटीन फैक्टर जो रक्त में थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक होता है फैक्टर 8, ठीक, और एक होता है फैक्टर 9। इसको आप नोट कर लेना, फैक्टर 8 और फैक्टर 9। यहीं से बहुत सी चीज़ें समझ में आपको आने वाली हैं, आगे आपके काम आएगा ये, ठीक है। तो रक्त में 2 प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन फैक्टर 2 प्रोटीन होते हैं, मतलब कई सारे होते हैं। उसमें प्रोटीन फैक्टर 8 जो होता है, 8 F8 और F9 जो होता है, वो रक्त में थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है। इसी से रक्तस्राव को रोकने में मदद मिलती है। अब बात आती है कि हीमोफीलिया कितने प्रकार का होता है। तो वहाँ बात क्या की जा रही थी? हीमोफीलिया ए बात की जा रही थी, ठीक है। तो हीमोफीलिया 2 प्रकार का होता है। एक होता है हीमोफीलिया ए, जिसको बोलते हैं क्लासिक हीमोफीलिया, और दूसरा होता है हीमोफीलिया बी, जिसको बोलते हैं क्रिसमस रोग। अब यहाँ बात आती है कि क्लासिक और क्रिसमस दोनों में क्या अंतर है। तो क्लासिक जो हीमोफीलिया ए जो होगा, उसमें जो फैक्टर 8 है ना, उसकी कमी होती है। और जो हीमोफीलिया बी होता है, यानी इसको क्रिसमस रोग बोलते हैं, ये यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है ये यूपी पीसीएस का। क्रिसमस रोग पूछा हुआ है, ठीक है, ये अनुवांशिक रोग है या नहीं। तो ऐसे सवाल बन जाते हैं यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस में। जब तक आप डीप स्टडी नहीं करोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं, कोरिलेट नहीं करोगे, एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं करोगे ना, वो सवाल गलत हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो क्रिसमस रोग जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया बी, वो फैक्टर 9 जो होता है उसकी कमी से होता है। जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 है, F9, ठीक है, उसके वजह से होता है। तो ये आपने देख लिया। अब बात आती है कि ये आपने क्या देखा कि जो हीमोफीलिया है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि उस फैक्टर 8 और फैक्टर 9 है। जिसमें फैक्टर 8 होगा वो हीमोफीलिया ए होगा, उसको क्लासिकल बोलेंगे, और जिसका बी होगा 9 होगा, उसका बी होगा, उसको बोलेंगे क्रिसमस रोग, ठीक है। अब ये बात आपने देख लिया। अब ये वंशानुगत कम क्यों होता है? वंशानुगत क्यों होता है? क्योंकि ये एक्स जो क्रोमोजोम होता है, एक्स गुणसूत्र, उसी के थ्रू जो है ये पीढ़ियों में पहुंचता है। पुरुष क्यों इसके प्रति संवेदनशील होते हैं? क्योंकि पुरुषों में सिर्फ ओनली सिंगल पेयर ऑफ एक्स जो है वो प्रेजेंट होता है। क्योंकि पुरुषों में जो क्रोमोजोम्स होते हैं जेनेटिकली जो है वो XY की फॉर्म में होते हैं, और महिलाओं में XX होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए महिलाओं में जो XX की 2 प्रतियां होती हैं, उससे हीमोफीलिया जो है वो दुर्लभ होता है, क्योंकि महिलाओं में अक्सर नहीं होता, ये पुरुषों में होता है, ठीक है। और वाहक कौन होगा? माता होगी, ठीक है, माता से ही, ठीक, XX क्रोमोजोम होता है, उसी से आता है ये। तो आपने हीमोफीलिया को देख लिया, आपने फैक्टर 8 और फैक्टर 9 को देख लिया, क्लासिकल हीमोफीलिया और क्रिसमस रोग को देख लिया। अब मुझे आपको ये उम्मीद होगी कि सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब आते हैं हम लोग जीन थेरेपी। जीन थेरेपी जब यहाँ पे बात कर रही थी कि इसी फैक्टर 8 की कमी थी, हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 की कमी के लिए ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल जो है यहाँ पे किया गया। अब जीन थेरेपी क्या होता है? एक टेक्नोलॉजी होती है जो बीमारी का, चिकित्सा का, इलाज के लिए जीन का उपयोग करती है, जिसमें टूटे हुए जीन को जोड़ा जाएगा, नई जीन को जोड़ते हैं, या फिर जो दोषपूर्ण जीन होगा उसको गायब करके उसमें हेल्दी जीन को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसको साथ जो है उसको जो है हेल्दी जीन को इंजेक्ट करके उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। ये इस जीन थेरेपी में इस सारे प्रोसेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं,
ठीक, इस वाले पूरे प्रोसेस में जो है यही होता है इन्वॉल्व। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि जो जीन थेरेपी यहाँ पे क्या लिखा है। तो जीन थेरेपी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसमें किसी बीमारी का, किसी विकार का इलाज होगा या इन्हें बचाव करने के लिए जीन का या एक जीन का या कई जीन का इस्तेमाल होता है। ठीक, जिसमें एक अनयूजुअल जो जीन होगा उसके इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करेंगे, एक नॉर्मल जीन से जो शरीर के डीएनए में उसको डाला जाएगा, नॉर्मल जीन को शरीर के डीएनए में, और जो टारगेटेड सेल होगी, टारगेटेड सेल उसी के जो है उसको स्वस्थ बनाया जाएगा, उसको हेल्दी बनाया जाएगा। ठीक है, हेल्दी बनाया जाएगा। बात समझ में आई। जैसे कि जीन थेरेपी में क्या होता है कि जो एक अनयूजुअल जीन होगा, जो कि असामान्य होगा, वो खराब है, उसमें से उसको क्या करेंगे, उसको उसके इफेक्ट को कम करने के लिए नॉर्मल जीन को शरीर के डीएनए में डाल देंगे। इससे जो टारगेटेड कोशिका है, जैसे यहाँ पे आप फोटो में देखो, यहाँ पे आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। देखो एक नॉन फंक्शनल जीन है यहाँ पे एक, ठीक है, इसको इसी के लिए क्या करेंगे कि इसमें एक जो है एक्टिव जो है हेल्दी जीन के जो है उसको ला कर डालेंगे, डीएनए में शामिल कराएंगे, और इससे क्या करेगी, जो कोशिकाएं यहाँ पे अनहेल्दी काम नहीं कर रही थी, जो एक जीन का काम नहीं कर रहा था, उसको यहाँ पे काम करने लगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब जीन थेरेपी की दो पद्धतियाँ होती हैं, एक होता है इन वीवो, दूसरा होता है एक्स वीवो। इन वीवो में क्या होता है कि इसमें जो है वायरस वायरस में ट्रांसजीन पैकेजिंग को प्रवेश कराया जाएगा इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में, जो है ये जो क्यूरेटिव जीन होगा उसको हम लोग इंजेक्ट करा देते हैं। लेकिन एक्स वीवो में मरीज का जो ब्लड को निकालेंगे, ब्लड को निकाल करके उसके स्टेम सेल्स को निकालेंगे जिसमें कि एक क्यूरेटिव जीन्स को डालेंगे, और उसके फिर उसी जीन्स को जो है फिर वापस जो है उस ब्लड को वापस मरीज के शरीर में चढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये पूरी प्रोसेस बाहर हुआ, ये प्रोसेस क्या है, अंदर ही शरीर में हो जाता है। ठीक, तो जीन थेरेपी की पद्धतियाँ देख लिया आपने। अब आता है कि जीन थेरेपी का प्रकार क्या होता है। तो आपको मैं जब PT 365 दिसंबर वाली पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था सिकल सेल के बारे में, सिकल सेल रोग के बारे में बताया था, और इसके उपचार जो है जीन थेरेपी से कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों को मैंने उसमें समझाया था। ठीक, तो आप देखो कि इसमें बहुत सारे जो अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल या कुछ जन्म के बाद असाध्य रोग, इनका इलाज जीन थेरेपी से होता है। क्यों जीन थेरेपी से होता है? क्योंकि अगर एक बार आप जीन थेरेपी को, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, एक बार इलाज आप करोगे तो उस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो रोग नहीं ट्रांसफर हो, क्योंकि ये अनुवांशिक बीमारियां होती हैं। तो अनुवांशिक बीमारियों का इलाज ही जीन थेरेपी होता है, और अगर एक बार इलाज सही हो गया, सही चीज़ हो गई, तो फिर वो अनुवांशिक रोग जो है दोबारा फिर वापस में उसके वंश में नहीं जाएगा। ठीक है, असाध्य रोग जैसे कि ल्यूकेमिया वगैरह का भी जो है वो जीन थेरेपी से होता है। इसको मैंने PT 365 का दिसंबर वाले में मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अब जीन थेरेपी के प्रकार अगर देख लो आप, ठीक है, जीन थेरेपी का, अब जीन थेरेपी के प्रकार को देखने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जर्मिनाइल कोशिकाएं और सोमेटिक सेल्स या कुछ सोमेटिक कोशिकाएं, जर्म सेल्स या सोमेटिक सेल्स। तो जर्म सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक वो जीनोम को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये ऐसी सेल्स होती है ना जिनके जीनोम को क्या होगा, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होगा। सोमेटिक सेल्स को बॉडी सेल्स भी बोलते हैं, दैहिक कोशिकाएं भी बोलती हैं। पूरे शरीर में 98% यही होती हैं, और ये इनमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो ये बच्चों तक नहीं पहुंचता है, ये अपने बॉडी की सबकी होती है। जैसे मान लो रक्त कोशिकाएं हो गई, कंकाल हो गया, मांसपेशियां हो गया। जैसे मान लो कि आपके पिताजी काफ़ी मोटे हैं तो काफ़ी उनके हेल्दी होंगे, शरीर में मांसपेशियां काफ़ी ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर आप पतले हो तो क्या आपके पिताजी का जो है वो सारा कुछ ट्रांसफ़र हुआ, क्वालिटी थी मांसपेशी वाली? नहीं, क्योंकि वो जो होता है ये जो होता है सोमेटिक सेल्स होती है, ये ट्रांसफ़र नहीं होता इनके गुणों को। ठीक है, ये इनमें कोई परिवर्तन भी होगा तो वो बच्चों तक नहीं पहुंचेगा। तो इसमें रक्त ब्लड सेल्स हो गया, कंकाल हो गया, स्टेम सेल्स हो गई, टिश्यूज़ हो गया, ऑर्गन्स हो गया, न्यूरॉन हो गया, फैट सेल्स हो गई, या अन्य सभी को सेल्स होती हैं। ये क्या होता है, ये बच्चों तक नहीं पहुंचता, इसको बोलते हैं सोमेटिक सेल्स। ठीक है, सोमेटिक सेल्स। नहीं, जर्म सेल्स क्या होती हैं, ये जीनोम्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल, जैसे आपका शुक्राणु स्पर्म्स हो गया, ठीक है, या आपका जो एग हो गया, ये क्या होता है, इससे जो होगा, मतलब जो भी जाइगोट फॉर्मेशन होगा फिर वो बच्चे तक जो है वो गुण पहुंचेगा। ठीक है, वो होता है जर्मिनाइल्स। अब यहाँ पे बात आती है, एक चीज़ और लिखा है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का क्या मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ कि हैप्लॉइड जो होता है ना, वो होता है सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे नोट करा दिया है कि सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम होता है, यानी जो क्रोमोजोम होगा उसका एक सिंगल कॉपी। जैसे मान लो एक नंबर का क्रोमोजोम है, ये सिंगल कॉपी है, इसका डबल नहीं है। और ये जो है रेड कलर का दूसरा नंबर का क्रोमोजोम है, ये भी सिंगल कॉपी है। तो हैप्लॉइड यानी कि सिंगल कॉपी होती है, और जर्मिनाइल सेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं। यहाँ पे डबल कॉपियाँ होती है, 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। 1 और 2 आप देख रहे होगे इसमें। ठीक, देखो यहाँ पे आप ब्लू वाला देख लो, रेड वाला, दोनों के 2-2 पेयर हैं, एक एक पेयर, 2-2 हैं। ठीक है, सेट है।
क्रोमोजोम्स के। तो ये सोमैटिक सेल्स होंगे, ये जर्मिनाइल सेल्स होंगे। आपने देख लिया जर्मिनाइल सेल्स की इसके पीढ़ी जो होती है दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होगी, इसका जो गुण होगा परिवर्तन होगा, लेकिन सोमैटिक सेल्स का नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग किस पे, जीन थेरेपी के प्रकार पे। यहाँ पे टाइप कितने प्रकार के होती हैं, तो अब देखो जर्मिनाइल जीन थेरेपी, जिसमें जो जर्मिनाइल सेल्स है या जर्म सेल्स है या प्रजनन कोशिकाएं जिसमें अंडाणु या शुक्राणु, उसमें कोई फंक्शनल जीन को इंजेक्ट करेंगे और इसको मॉडिफाई करेंगे और इसके बाद ये जीनोम में इंटीग्रेट होकर के फिर जो है वो अन्य पीढ़ी तक जो है वो गुणों को पहुंचा सकते हैं या उसके चेंजेस को पहुंचा सकते हैं। तो जर्मिनाइल जीन थेरेपी हो गया। दूसरा होता है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, जिसमें क्या होगा, जो सोमैटिक सेल्स होंगी, कायिक कोशिकाएं होंगी, उसको वहाँ पे उसमें जीन को, मॉडिफाइड जीन को ट्रांसफर करेंगे और इसका प्रभाव सिर्फ उस रोगी तक ही रहेगा, उसके वंश में वो प्रभाव नहीं जाएगा, उसकी भावी पीढ़ी में वो ट्रांसफर प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। दूसरा एक है जर्मिनाइल जीन थेरेपी, दूसरा सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। ठीक है, ये आपने देख लिया, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आता है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है और आईसीएमआर, इसने क्या किया है, जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स के विकास के लिए, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश को जारी किए हैं, जो कि नैतिक वैज्ञानिक और विनियामकी प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं पूरे देश में। ठीक है, ये चीज़ आपने देख लिया। मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ आपको आ रहा होगा। अब जीन थेरेपी समझ में आ गई होगी, जर्मिनाइल क्या होती है और सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं। अब यहाँ बात आ रही है, अब चीज़ को समझो, अब आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें समझने में मिलेंगी कि अब क्या बताएं कि भारत में हीमोफीलिया ए जो था, जो आपका हीमोफीलिया ए फैक्टर 8, उसकी कमी के लिए जीन थेरेपी का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल हुआ। कहाँ पे हुआ, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में। अब इस ट्रायल के बारे में जो सारी चीज़ें ना उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो इस परीक्षण में क्या हुआ कि अब देखो होमोपोएटिक स्टेम सेल जो है, होमोटोपोएटिक जो है, टोपोएटिक स्टेम सेल्स, इसमें फैक्टर 8 के ट्रांसजीन को एक्टिव करने के लिए लेंटीवायरल वेक्टर का इस्तेमाल करने की नई तकनीक अपनाई गई। ठीक है, ये शब्द यहाँ पे लिखा है, आपको समझ में तो आ नहीं रहा होगा। मेडिकल साइंसेस में अब आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल साइंस के कॉन्सेप्ट आएंगे और मैं आपको कुछ बताते जा रहा हूँ। यहाँ पे नोट तो मैंने नहीं किया इसलिए क्योंकि उसमें अब मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं हेमेटोपायोसिस, उसको बोलते हैं हेमेटोपायोसिस बोलते हैं। ये प्रोसेस होता है, एक क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, सभी जो ब्लड सेल्स हैं, ऑल ब्लड सेल्स, ठीक है, ऑल ब्लड सेल्स, उसी का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका जो है ऑल ब्लड सेल्स है, इनका फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है, उसको बोलते हैं हेमेटोपायोसिस। ये टर्म यूपीपीसीएस में पूछ सकता है, यूपीएससी भी पूछ सकता है और बीपीएससी। मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मतलब आपने अगर हायर स्टडी नहीं की होगी तो आप शायद न जानते हो, लेकिन आप बता दे रहा हूँ मैं आपको। हेमेटोपायोसिस जो होता है ये प्रोसेस होता है जिसमें सभी ऑल ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह की। ठीक है, अब पूरे जो मानव शरीर है, एक हेल्दी मानव शरीर, उसमें क्या होती हैं, 10 बिलियन की जो होती हैं वो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड कोशिकाएं बनती हैं। और इसमें इसी से क्या होता है, शरीर में जो है रक्त की मात्रा का बैलेंस जो है वो बना रहता है, संतुलन बना रहता है। अब यहाँ पे बात आ रही है हेमेटोपायोसिस में कि इसमें 3 स्टेज होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप। सबसे इंपॉर्टेंट है एक फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन होता है, दूसरा डेवलपमेंट जो विकास होता है, तीसरा डिफ्रेंसिएशन जो है ये डिफ्रेंसिएशन करता है, मतलब उसमें जो भी अलगाव है, जो चीज़ें हैं उसको अलग अलग जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेगा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन, डेवलपमेंट और फॉर्मेशन, ये 3 स्टेप्स हैं किसके, हेमेटोपायोसिस के। और ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें सभी ब्लड सेल्स बनते हैं, ये आपने देख लिया। ठीक, अब आप समझो कि एक ब्लड सेल्स का बनना कब शुरू होता है। ब्लड सेल्स जब बच्चा जो होता है गर्भ में 3 सप्ताह का होता है, केवल 3 सप्ताह का। ठीक है, तभी से उसके शरीर की जैविक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। अब जैविक क्रियाओं का बनना शुरू होगा कैसे, पहले तो ब्लड सेल्स बनेंगी। तो जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कहाँ बनती हैं, वो बोलती हैं यॉर्क सेक में, यॉर्क सेक में। ठीक है, जैसे जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा ऐसे होता है ना, ऐसे, अरे यार देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो है अब इस तरह से। तो इसमें जो है अब जाइगोट फॉर्मेशन में यॉर्क सेक जो होती है, रक्त कोशिका, वो वहाँ पे ब्लड सेल्स बनना शुरू होता है। कब, जब 3 हफ्ते का होता है, 3 वीक, ओनली 3 वीक। ठीक है, अब गर्भावस्था के 3 सप्ताह से जो है बच्चे का ब्लड सेल्स बनना शुरू हो गया। इस एज को क्या बोलेंगे, इस अवस्था को एम्ब्रॉयनिक अवस्था बोलते हैं, एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स या एम्ब्रॉयनिक अवस्था बोलते हैं। ठीक, अब ये देख लिया आपने 3 सप्ताह का। और जब 3 महीने का जब बच्चा होता है
तो फिर ये जो स्टेम सेल्स जो होती है यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, वो स्टेम सेल्स कहाँ चली जाएंगी? जो एक यॉक में बन रही थी, यॉक सेक में बन रही थी, वो कहाँ पे चली जाएंगी? वो लीवर में चली जाएंगी। आपको नोट करना है इसको, लीवर में चली जाएंगी और वहाँ पे रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, ब्लड सेल्स में, ब्लड सेल्स का, ठीक है। तो जो स्टेम सेल्स यॉक सेक में बन रही थी 3 महीने बाद वो लीवर में चली जाएंगी, ठीक, लीवर में। अब इस लीवर में जाने के बाद जब 4 महीने बीतेगा, 4 महीने बच्चे के मतलब गर्भावस्था का 4 महीने बीतेगा, तो यह जो कोशिका जो ब्लड सेल्स में बन रही थी वो कहाँ चली जाएगी? बोन मैरो में चली जाएगी, जो आप जानते हो बोन मैरो में, ठीक है। और पूरे जीवन यही बोन मैरो में ब्लड सेल्स का निर्माण होता रहता है, ठीक है। इस बात को आपने समझ लिया। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेमेटोपायोसिस बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स इज नोन एज हेमेटोपायोसिस। यहाँ मैंने इस चीज को नोट किया है, ठीक। अब इसी जो बोन मैरो में रेड बोन मैरो होगा इसमें। अब इसमें क्या होता है? इसमें हेमेटोपायोटिक जो है स्टेम सेल्स का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं हेमेटोपायोसिस होता है जो प्रोसेस। अब उसी में HSC यानी कि हेमेपोएटिक स्टेम सेल्स, इसी का निर्माण होता है, जिसमें कि WBC, RBC वगैरह, प्लेटलेट्स वगैरह जो आती हैं वो चीज़ें होती हैं। पूरे जीवन जो है यहीं पे बनता है। तो आपने देख लिया इसमें। तो अब जो आप फैक्टर 8 को देख ही रहे होगे। फैक्टर 8 किस लिए है? रक्त का थक्का को जमने से रोकने के लिए, ठीक है। ये एक फैक्टर है ब्लड में। तो जो होम्योपैथिक स्टेम सेल्स है उसमें फैक्टर 8 के जो ट्रांसजीन है उसको एक्टिव करने के लिए एक लेंटीवायरल वेक्टर का इस्तेमाल हुआ। ये नई टेक्नोलॉजी थी किसमें? इस रोग जो ये परीक्षण हुआ जीन थेरेपी में, ठीक। समझ में आ गई चीज़ों को। अब ये जो होम्योपैथिक स्टेम सेल्स होती है इसमें स्वनवीनीकरण की क्षमता होती है और अंतर करने की क्षमता होती है रक्त कोशिकाओं में। बताने कि पहला प्रोसेस क्या होता है? फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। तो वही अंतर करने की क्षमता भी होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर लेंटीवायरल वेक्टर क्या है कि जो वेक्टर ये होता है कि जो मरीज की कोशिकाओं तक जो जीन होगा उसको पहुंचाने वाला वाहक जो होगा उसको वेक्टर बोलेंगे। तो जो लेंटीवायरल वेक्टर है वो क्या करता है कि जो डिवाइड होने वाली और मंद गति से डिवाइड होने वाली या गैर जो डिवाइड नहीं होने वाली सेल्स है उसको क्या करता है? दोनों को संक्रमित करने की क्षमता के चलते जो है ये इसको यूज किया गया। इसका विशेष रूप है, मतलब विशेष क्वालिटी है ये। और ये होस्ट सेल्स जो होती हैं उसमें जीनोम को, ट्रांसजीन को परमानेंटली क्या करता है? वो इंटीग्रेट करने की कैपेसिटी रहता है। इसी कारण से इसका इस्तेमाल हुआ। तो आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें कि ये पूरे होम्योपैथिक स्टेम सेल्स भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके प्रोसेस होमेटोपायोसिस समझ में आ गया होगा सारी चीज़ों को। लेंटीवायरल वेक्टर वगैरह ये क्या इसमें पूरा तरीका अपनाया गया। इस सोमेटिक सेल्स क्या होती है, जर्मिनल सेल्स क्या होती है, हेमोफीलिया क्या होता है, जीन थेरेपी क्या होता है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी मुझे उम्मीद है। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, या पर्सनली आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट आपके टॉपिक पे जाते हैं, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पे। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को पूरा करने की घोषणा कर दी है। अब ये शुरुआत कब हुई थी? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत 2020 में शुरुआत की थी और 2009 में जो है भारत ने अपने पहले पूर्ण मानव जीनोम की घोषणा की थी। इसको मैंने PT 365 के दिसंबर वाली मैगजीन में पढ़ाया है, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत के जो अलग अलग रीजन्स हैं उसमें करीब 10,000 जो है जेनेटिक नमूनों को, अनुवांशिक नमूनों को एकत्रित करना है और भारतीय जो नागरिक है उनके लिए एक रेफरेंस जीनोम तैयार करना, रेफरेंस जीनोम तैयार करना। रेफरेंस जीनोम क्या होता है? तो एक स्वीकृत डेटाबेस होता है, स्वीकृत डेटाबेस होगा जो क्या करेगा? अलग अलग लोगों के डीएनए के जो कॉम्बिनेशन से तैयार किया जाता है, ठीक है। इसमें 20 राष्ट्रीय संस्थानों के रिसर्चर्स ने भाग लिया था। और अगर इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा? तो इसका रेफरेंस डीएनए में इस्तेमाल होगा, रेफरेंस डीएनए बनाने में, और फरीदाबाद में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में इसको स्टोर किया जाएगा, ठीक है। यह मानव जीनोम परियोजना से प्रेरित थी। जो मानव जीनोम परियोजना है ये इसको 1990 में शुरू किया गया था। ये इंटरनेशनल प्रयास था जिसने पूरे मानव जीनोम को इंटीग्रेट करने का, उसको डीएनए को सीक्वेंस करने का ये काम सोचने शुरू किया था। इसी पे आधारित भारत का था ये, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपने देख लिया। इसको मैंने आपको दिसंबर वाली मैगजीन में पढ़ाया। एक आता है इंडिजन कार्यक्रम। इंडिजन कार्यक्रम क्या है? इसमें भारत के जो विभिन्न जनजातीय समूह हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों का संपूर्ण मानव अनुक्रम को शामिल किया गया, ठीक है। अब आता है ग्लोबल अलायंस फॉर जीनोमिक्स एंड हेल्थ। इसे 2013 में गठित किया गया था। एक गैर लाभकारी गठबंधन है जो क्या करता है कि मानवाधिकार का जो फ्रेमवर्क है उसके दायरे में ही रह करके जीनोमिक डेटा का विस्तार करने के लिए, उपयोग करने के लिए वो मानक निर्धारित करता है, ठीक है। इस सब चीज़ों को देख लिया आपने। अब बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन आपके खत्म होते हैं। अब आते हैं हम लोग IT एंड कंप्यूटर में। इंडिया AI मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया AI मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडिया AI मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए को वित्त को मंजूरी दी, ठीक है। अब इंडिया AI मिशन को बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में सवाल यहाँ से बन सकता है, ये उसी के अनुकूल
कंटेंट है। इसका उद्देश्य क्या है कि नवाचार में एआई नवाचार के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया, जिसमें कि 10,000 से अधिक जो है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। और लोकतंत्रीकरण, डेटा के क्वालिटी में सुधार करने के लिए, स्वदेशी एआई कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, भारत के एआई को इकोसिस्टम का उत्तरदायित्व और समावेशी विकास करने के लिए इस पूरे एआई मिशन में काम किया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय मत मार देना, गलत कर दोगे आप, इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। ये अम्ब्रेला कार्यक्रम है, 5 वर्षों की अवधि के लिए इसमें फाइनेंस उपलब्ध कराया जाएगा, फाइनेंस, ठीक है, सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत। और इसमें देखें तो इस योजना के लिए अगर कोई क्रियान्वयन एजेंसी है तो वो है इंडिया एआई, एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत बनाया गया है, ठीक है। इसमें कुछ नए निकाय भी जुड़े हैं, जिसमें कि इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर और इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। इस बात को आपने देख लिया। यहाँ पे कुछ प्रमुख इसके घटक हैं, जैसे कि इसमें कंप्यूटर कैपेसिटी है, जो क्या करेगा, कंप्यूटेशन कैपेसिटी जो है वो पूरे जो इनोवेशंस होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसके लिए एक एकल बिंदु समाधान होगा। दूसरे कुछ नवाचार केंद्र भी हैं, तो इन नवाचार केंद्रों को थोड़ा सा देखना है ध्यान से। नवाचार केंद्र इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आप देखो इसमें एलएलएम मॉडल जो है वो अपनाया गया है, एआई मॉडल है जो क्या करेगा, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो कई प्रकार के डेटा को प्रोसेस करेगा और समझेगा। एलएलएमएस है यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो क्या करेंगे, वो इसके बेहतर और एलएलएम के बेहतर एडवांस वर्जन है जो टेक्स्ट के अलावा डेटा पे काम कर सकते हैं, टेक्स्ट के अलावा अन्य प्रकार के डेटा पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को आपने देख लिया। अब आता है डेटा सेट प्लेटफॉर्म्स। यह क्या है, यह भारतीय स्टार्टअप्स और जो रिसर्चर्स हैं उनको क्या करेगा कि जो गैर व्यक्तिगत डेटा सेट है उसको निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगा। वन स्टॉप सॉल्यूशंस हैं, इसमें फ्यूचर स्किल्स है, स्टार्टअप फाइनेंसिंग है और सुरक्षित और विश्वसनीय एआई है। इस सब चीज़ों की बात यहाँ पे की गई है। लेकिन अब आता है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है ये डायग्राम्स, ये फैक्ट ही पूरा जो है इसमें फैक्ट सेट है। इस वाले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। क्यों रख लेना, क्योंकि ये मेंस में भी आपको उतना ही हेल्प करेगा जितना आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, ठीक है। मेंस का जब आंसर लिखोगे तो आप समझो इंडिया एआई और उसके संबंधित जो योजना है उसका स्तंभ बताया गया। तो इसमें प्रशासन में एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कौशल में कैसे कर सकते हैं, इनोवेशंस में कैसे कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बौद्धिक संपदा, डेटा के लिए नैतिकता शासन, GS4 में इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वहाँ पे फैक्ट दिए हुए हैं। तो भाषणी क्या है, ये भाषणी प्रशासन में इस्तेमाल हो सकता है, जो भारतीय भाषाओं को ये अनुवाद करने के लिए एक लैंग्वेज टूल है। डिजिटल इंडिया, इंडिया स्टेक और एआई। फिर दूसरा है एरावत। एरावत क्या है, भारत का एआई सुपर कंप्यूटर CDAC है, वो पुणे में स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब है। एआई के लिए डेटा देखें तो यहाँ पे डेटा प्रबंधन कार्यालय भी है जो मानकीकरण करेगा डेटा का प्रबंधन का, और भारत डेटा सेट प्रोग्राम और भारत डेटा प्लेटफॉर्म्स भी हैं। फिर नैतिकता और शासन में देखें तो रेज कार्यक्रम है जो सामाजिक सशक्तिकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई को बनाएगा, रेज कार्यक्रम। फिर कौशल उन्नयन के लिए फ्यूचर स्किल्स है, ये क्या करेगा, ये जो एआई प्रमाणन कार्यक्रम है उसके लिए नेस्कॉम और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक ज्वाइंट पहल है। युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई, जो स्कूली छात्रों के लिए सरकार के एआई को तैयार करने का सरकार का कार्यक्रम है। फिर अगर देखें तो बौद्धिक संपदा और इनोवेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक्सीलेंसी सेंटर बनाया जाएगा। MIT स्टार्टअप हब्स हैं और ये प्रस्तावित एआई पे राष्ट्रीय केंद्र जो है ये बनाया जा रहा है। तो ये सब ये इस योजनाओं के स्तंभ है। अभी हाल ही फिलहाल में देखो तो कुछ विकास क्रम हुए हैं जो एआई से संबंधित हैं, इसलिए यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या है, तो हनुमान क्या है, IIT बॉम्बे के नेतृत्व में भारत का जो GPT ग्रुप है वो हनुमान, उसने चैट GPT जैसी सेवा को लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपने देख लिया। अब आता है डेविन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये USA का जो स्थित अप्लाइड लैब्स है, ठीक है, अप्लाइड लैब्स, AI लैब्स, इसने दुनिया का पहला क्या किया है, ऑटोनॉमस AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पेश किया है, ठीक। ये चीज़ आपने देख लिया। दूसरा आता है EU का आर्टिफिशियल AI एक्ट जो है, इसने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट को लागू किया है। और ये इसमें देखें तो 4 स्तर की बात की गई है यहाँ पे 4 स्तर की बात की है, अस्वीकार्य जोखिम, हाई जोखिम, और यहाँ पे लिखा गया है विशेषीकृत पारदर्शिता जोखिम और न्यूनतम जोखिम। ये आपको नोट करना है मेंस के लिए भी, ये मेंस के लिए क्यों, क्योंकि आप इसको रेफरेंस देकर यूज कर सकते हो कि भारत भी ऐसी ही कुछ एक्ट और संशोधनों को जो है ये सीख सकता है, ला सकता है EU से, ठीक है। ये चीज़ आपने देख लिया। अब आता है AI गवर्नेंस अलायंस। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEA, ठीक, WEF, इसने AI गवर्नेंस अलायंस से अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ये इंक्लूसिव पहुंच के लिए वैश्विक प्रयास करने की सिफारिश की है। 2023 में इसका गठन किया गया था।
AI के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियामकीय फ्रेमवर्क किसने अपनाया है? तो UNGA ने अपनाया है ऐतिहासिक संकल्प को। ठीक है, तो इसमें आपने वैसे PT में आपको दिसंबर वाले में बहुत कुछ दिया हुआ है, उसको आप देख लेना। अब आता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, थर्ड, फिर फोर्थ की क्या बात होती है। तो जब औद्योगिक क्रांति की बात होती है, वैसे आपने पढ़ा ही होगा इस सब चीज़ों को, तो 1784 में मशीनीकरण की बात यहाँ पे शुरू हुई थी, जिसमें जल और विद्युत भाप से चलने वाले इंजनों का इस्तेमाल हुआ। दूसरा 1870 के दशक में था, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, असेंबली लाइन और बिजली का उपयोग किया गया। तीसरा, प्रोडक्शन के प्रोसेस में कंप्यूटर और ऑटोमेशन को शामिल किया गया। ऑटोमेशन और स्वचालन, ये कब की बात है? 1970 को वगैरह के आसपास शुरू हुआ। चौथा जो है वो साइबर फिजिकल सिस्टम है, जिसमें ऑटोमेशन के जरिए बौद्धिक कार्य को किया जाता है। ठीक, तो ये बातें यहाँ पे हो रही है। तो न्यूज में क्यों रहा है? क्योंकि ये आप समझो कि तेलंगाना ने हैदराबाद में सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस की स्थापना हेतु वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया। ठीक है, सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस क्या है? एक विश्व आर्थिक मंच की पहल है। ये क्या है? एक पहल है। ठीक, जो करती क्या है कि उद्योग, अर्थव्यवस्था और समाज में न्याय संगत और ह्यूमन सेंट्रिक बदलाव लाने के लिए तकनीकी प्रगति की कैपेसिटी का इस्तेमाल करती है। इसका उद्घाटन बायोएशिया के 2025 के दौरान किया जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है? इसको चौथी औद्योगिक क्रांति इसको बोलते हैं इंडस्ट्री 4.0, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग जो उद्योग है, विनिर्माण उद्योग है, ठीक है, उसमें डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसको स्मार्ट फैक्ट्रीज भी बोलते हैं, जिसमें कि साइबर फिजिकल सिस्टम पूरी तरह से जुड़ा होता है। ठीक है, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो फिजिकल डिस्टेंस है, उन सब चीज़ों को, उन सारी बाधाओं को यहाँ पे इस पर दूर कर लिया गया। ठीक है, इस शब्द को इस्तेमाल कब किया गया था? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक क्लास श्वाब द्वारा यूज किया गया था। भारत के लिए इससे क्या लाभ होगा? तो यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े पैमाने पर प्रोडक्टिविटी में उछाल आएगा, डिजिटल संचार में भी आएगा। ठीक है, साथ साथ जो है डिजिटल ऊर्जा, डिजिटल स्वास्थ्य वैश्विक निर्माण केंद्र में विकसित कर सकता है भारत। ये कार्यबल को क्या करेगा? रीस्किलिंग, अप स्किलिंग और स्किलिंग के लिए जो है इन सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। और इसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो देखें तो वो अन्य सेक्टर पे, ऊर्जा, परिवहन से लेकर के स्वास्थ्य देखभाल, अनेक क्षेत्रों में ये फैलेगा। तो भारत ने इस दिशा में कदम क्या उठाए हैं? तो भारत ने देखो तो इसमें कुछ कुछ काम किया है। तो सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भारत, ये WEF और महाराष्ट्र सरकार के बीच में सहयोग है और नीति आयोग द्वारा समन्वित है। भारत सरकार ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी में मिल करके एजुकेशन 4.0 को लॉन्च किया। ठीक है, भारत सरकार ने मेघालय में फर्स्ट हेल्थ केयर की तर्ज पे फर्स्ट जो है कैंसर केयर विकसित किया गया। फर्स्ट क्या? फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, ये चीज़ आपने देख लिया। अब आता है स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। सामर्थ्य क्या है? एक पहल है, सामर्थ्य पहल किसकी है? भारी उद्योग मंत्रालय की। ठीक है, ये चीज़ आपने देख लिया। अब आता है एंड टू एंड क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक। इसके पहले जब क्वांटम कम्युनिकेशन को मैंने वैसे तो आपको PT वाले जो दिसंबर उसमें दिया ही है, सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो इसको आपको देखना है कि भारत में पहली बार C.DOT और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला उसने क्या किया? स्वदेशी फाइबर आधारित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के साथ PRL के फ्री की स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के एकीकरण का प्रदर्शन किया। अब आता है कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्वांटम के कम्युनिकेशन की एक सिक्योर टेक्नोलॉजी है, सिक्योर, सुरक्षित है बिल्कुल। करती क्या है कि भविष्य में भी ये क्या करेगी? जो ये इसमें देखें तो क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्या होगा कि दो पक्ष होंगे, एक तो रिसीवर, एक कम्युनिकेटर। ठीक है, एक रिसीवर होगा, एक जो सेंडर होगा, दो पक्ष होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन में। इसमें क्या होता है कि इन दोनों को एक रैंडम जो होता है वो सीक्रेट की यहाँ पे जनरेट करता है, जो कम्युनिकेशन के पूरे प्रोसेस में। अब सीक्रेट की किसको पता होगा? सेंडर को पता होगा, जो संदेश भेज रहा है, और जो संदेश ले रहा है रिसीवर, उसको पता होगा, दो बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो संदेश होते हैं उसको हम एडिक्ट कर सकते हैं, या इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इसमें कुछ क्वांटम इस वाले क्यू में जो रैंडम सीक्रेट की है, इसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो दोनों को पता चल जाएगा और इसको क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ इस्तेमाल कर सकता है, एंड टू एंड सिक्योरिटी देने के लिए इस्तेमाल होगा। तो भारत ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए कुछ पहल भी शुरू की है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी और उपयोग मिशन,
दूसरा है क्वांटम इनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तीसरा है पीएम स्टैक और चौथा है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपने देख लिया। अब आता है उपग्रह आधारित टोल संग्रह प्रणाली, क्यों न्यूज में रहा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप अगर नेशनल हाईवे पे जाते होंगे, आपके पास टोल प्लाजा पड़ता होगा, टोल वहाँ पे आपके गाड़ी पे फास्टैग लगा होगा, फास्टैग को आप जो है स्कैन करता है, कुछ पैसे कटते हैं जो टोल होते हैं, और इसके बाद आप आगे निकल जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मिनिमम कम से कम आपकी एवरेज जो वाहन होता है वो 30 से 40 सेकेंड रुकता है, 40 सेकेंड। नितिन गडकरी ने अचानक एक दिन बात की थी कि हम लोग जो है वो सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली पे बात कर रहे हैं और इसी पे हम लोग जो है काम करेंगे। भविष्य में ये जो टोल प्लाजा है वो हट जाएंगे। इस पे चर्चा हो गई बहुत, इस पर काफ़ी अच्छी बात है, ये अच्छी पहल थी भारत के लिए। तो पहले क्या था कि पहले एवरेज टाइम जो होता था किसी भी पूरे टोल जो को वसूलने के लिए या नाका पे, तो कम से कम 131 सेकेंड मिनिमम किसी भी वाहन को एवरेज पूरे भारत में रुकना पड़ता था, जिसको टोल प्लाजा फास्टैग आने से 41 सेकेंड या 40 सेकेंड पर लाया गया। अब जब ये उपग्रह आधारित टोल संग्रह प्रणाली आएगी तो इसको भी जीरो कर देंगे, इसमें रुकना ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपको इसमें समझना है कुछ कुछ बातें। तो भारत सरकार जो है वो नेशनल हाईवे पे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, एक GNSS, ठीक, और उस पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली का पायलट टेस्ट करने की योजना बना रही है। पायलट टेस्ट क्या होता है, जब कोई भी चीज़ें शुरू होने वाली हो, परियोजना शुरू होने वाली हो, योजना शुरू होने वाली हो, अभियान शुरू होने वाला हो, तो उसके लिए कुछ परीक्षण होते हैं, कुछ जगहों पे ट्रायल होता है, उसको पायलट टेस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये अब देखो, तो इसको क्या किया जाएगा, इसको फास्ट ट्रैक के साथ इंटीग्रेट अतिरिक्त सुविधा के रूप में लागू करेंगे। फास्ट ट्रैक तो लगा रहेगा पर इसको भी लागू किया जाएगा और बाद में अगर सफल रहा तो इसको हम लोग अनिवार्य कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले पूरे प्रोसेस में ये होता क्या है कि एक समझो एक सैटेलाइट सिस्टम है, वो काम करेगा, स्मार्ट कार्ड लगे रहेंगे। आपने जहाँ तक दूरी तय की, जैसे मान लो ये नेशनल हाईवे, ये आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बना रहा हूँ, देखो ये नेशनल हाईवे है, ठीक, ये नेशनल हाईवे और ये नेशनल, आपने इंटर किया यहाँ से, ठीक, और यहाँ पे गए और यहाँ तक गए और यहाँ पे एग्जिट कर गए, तो आपने जहाँ से इंटर किया और जहाँ एग्जिट किए इतनी दूरी का ही टोल इस वाले उपग्रह आधारित जो GPS आधारित टोल संग्रह होगा आपको देना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि फास्टैग अगर से आप चले हो तो आप यहाँ से इंटर करो चाहे यहाँ से इंटर करो, आपको एक समान दर कितनी देनी पड़ती है, मान लो 200 रुपये है तो 200 रुपये ही देनी पड़ेगी, चाहे आप थोड़ा सा दूरी तय करो चाहे आप जो है पूरा दूरी तय करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको 200 देने हैं तो देने हैं, लेकिन जब GPS आधारित हो जाएगा तो आपने जितनी दूरी तय की है उसके आधार पे जो स्मार्ट कार्ड होगा वो जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है वो ट्रैक करेगा, वो डेटा को सेंड करेगा। एक जो इन्फोर्समेंट वाली व्हीकल होगी वो उसको पूरा नंबर प्लेट वगैरह सारी चीज़ों को देखेगी, कैमरे लगे होंगे और डेटा सेंटर जो है वो ट्रांसमिट करेगा और फिर इसके बाद वहाँ पे जो पैसा होगा आपके अकाउंट से डायरेक्टली कट जाएगा और आप चले जाओगे, बिना आपको रुकना भी नहीं पड़ेगा और आपने जितनी दूरी तय की है ना सिर्फ उतने दूरी का ही आप टोल जो है दोगे इसमें। ठीक है, चीज़ समझ में आ गया। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि दो बातें हैं, इसमें दो कंपोनेंट OBU यूज होगा और ANPR कैमरे यूज होंगे। OBU क्या है, तो जो राजमार्ग पर दूरी तय की जाएगी उसको मापने के लिए टोल की गणना के लिए वाहन में ये एक क्या है कि GNSS आधारित जो है डिवाइस लगाया जाएगा, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के आधारित। ठीक है, फिर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर होगा कैमरा, ये नंबर प्लेट को पहचानने के लिए टोल काटने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, टोल जो बूथ प्लाजा होगा उसको कम करेगा ज़रूरत, इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, टोल की वसूली जो है इफेक्टिव तरीके से हो पाएगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। भारत, जर्मनी, सिंगापुर में पहले लागू ये सब चीज़ें। भारत के पास अपना देखें तो अपना खुद का स्वयं का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, गगन है और नेवी एक है। ठीक है, गगन और नेवी एक। अब आता है कि फास्टैग में और इसके बीच में क्या अंतर है सैटेलाइट के बीच में। तो फास्टैग में क्या होता है कि जो तकनीक इस्तेमाल होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है, RFID। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे ANPR कैमरे इस्तेमाल होंगे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर। ठीक है, अब बात आती है कि इसके लिए क्या होता है, तो फास्टैग के लिए आपको विंड स्क्रीन पे फास्टैग चिपकाना होना पड़ता है। यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा डिवाइस, तो GNSS कनेक्टिविटी के साथ जो है OBU डिवाइस तय होगा। यहाँ पे देखें तो टोल टैक्स की गणना पहले होती है फास्टैग में। यहाँ पे क्या होगा, जितनी दूरी आप तय करोगे उतना आप भुगतान करोगे। यहाँ पे स्कैन करना पड़ता है फास्टैग को रुक करके, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उड़ते हुए जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको मैंने बहुत बार पढ़ा दिया है और ये लगभग 4-5वीं बार ये मंथली मैगजीन से लेकर PT में रिपीट हो रहा है। तो इसमें न्यूज़ में क्यों रहा है कि UPI टैप एंड पे सुविधा के तहत जो QR कोड है उसके बिना यूजर जो भुगतान करता है उसकी UPI ID के बारे में डिटेल प्राप्त कर सकते हैं QR कोड के बिना ही। इसमें नियर फील्ड कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ठीक है,
तो कैसे होगा, तो 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी के बीच में जो दो कंपैक्टिकल डिवाइस होंगे, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके इस वाले यूपीआई आईडी के बारे में डिटेल हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, इसमें होता क्या है कि जो रेडियो जो एनएफसी डिवाइस होगा, नियर फील्ड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो कंपैक्टेबल डिवाइस होगा वो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल देगा। अब ये सिग्नल क्या करेंगे, एनएफसी टैग के साथ इंटरेक्ट करेंगे और दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये अपने इसको तो मैंने कई बार बता दिया है। अब आता है सबमरीन केबल सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सबमरीन केबल सिस्टम। पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ढांचा है, समझ लो। ठीक है, घटना क्या हुआ, लाल सागर में क्या हुआ, एक घटना हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 3 पनडुब्बी केबल्स थे, एशिया अफ्रीका यूरोप 1, यूरोप इंडिया गेटवे और टाटा ग्लोबल नेटवर्क, इनको नुकसान पहुंचा। तो आपको मैं बताना हूँ कि इसको सबमरीन केबल सिस्टम से पहले आपको बताता हूँ ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो कांच और प्लास्टिक से तार होते हैं, वो इसके कांच या प्लास्टिक से बने होंगे। इसका इस्तेमाल क्या होगा कि जो सूचना होगी, जो इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, प्रकाश की वेब में, उसको प्रकाश की वेब के रूप में उसको भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगा, मान लो कि ये 2 सरफेस है, इसमें ये यहाँ पे एक लीडर मान लो कि एक रे गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ऐसे आएगा। इस वे में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसी वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है ये जो कोर होता है, कोर एरिया, उसी में कम्युनिकेशन को जो है, सूचना को, इन्फॉर्मेशन को प्रकाश की वेव्स के रूप में भेजते हैं। और ये पूरी डेटा होती है वो भारी मात्रा में तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान में इसको इनेबल करती है पूरी। ठीक है, जो यूके के वैज्ञानिक थे श्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह कापानी, ये भारत में जन्मे थे। उन्हीं को जो है ऑप्टिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आप समझो ऑप्टिकल फाइबर, ये प्लास्टिक कोटिंग होगी, यहाँ पे क्लैडिंग कोर हो गया। कोर एरिया में देखो तो प्रकाश के तरंगे जो है वो यूज जाती हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया ऑप्टिकल फाइबर्स। अब आप समझो कि ये जो केबल्स बिछाई थी ये क्या है, ये जो एसएमसीस हैं, जो आप सबमरीन केबल सिस्टम, ये समुद्र के तल पे नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई उन्हीं को बोलते हैं। दुनिया भर में क्या करती है, इंटरनेट और कम्युनिकेशन की सर्विसेज को ये जो प्रदान करने के लिए जोड़ी गई होती हैं। ठीक, दुनिया के लगभग 99% जो इंटरनेट ट्रैफिक है इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय केबल से गुजरते हैं। और यूएनजीए ने इसको इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन का जो है वो बुनियादी ढांचा बताया था। खतरा इससे कैसे होता है, तो आप समझो मछली पकड़ना, लंगर डालना और भूकंप वगैरह से समुद्री जानवरों से इसको जो है लॉस होता है। भारत में जो एसएमसी कनेक्टिविटी है तो 17 अंतर्राष्ट्रीय एसएमसीज हैं। और ये क्या करते हैं, केवल 5 शहरों से समुद्र के पास जो है वो गुजरते हैं। ठीक, मुंबई और चेन्नई में एसएमसीज की संख्या जो है वो अत्यधिक है। ठीक, अगर देखें तो दूरसंचार विभाग है, डिपार्टमेंट है जो टेली कम्युनिकेशन है, वो क्या करता है, इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस लाइसेंस जारी करता है। और ये इसी की स्वीकृति से जो इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस लाइसेंसधारी होंगे वो अपना जो ये CLS स्थापित करेंगे और भारत में केबल बिछाने के लिए वो अथोराइज्ड होंगे। ठीक, अब यूनिफाइड लाइसेंस होता है तो वो क्या करते हैं, ये इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उसको भी क्या करते हैं, पनडुब्बी केबल के जरिए इंटरनेशनल जो इंटरनेट गेटवे से है उसमें उसको संचालित करने, चालू करने की अनुमति देते हैं, रेगुलेट करने की नहीं, मतलब उसको कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख लिया। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक स्याही, ई इंक। तो सुर्खियों में क्यों रहा कि मिनिमल कंपनी है। ठीक है, मिनिमल कंपनी, इसने मिनिमल फ़ोन नामक एक नया क्राउड फंडेड फ़ोन तैयार किया। जो फ़ोन है ये, इसमें पावर फ्रेंडली मोनोक्रोम ई इंक डिस्प्ले का इस्तेमाल हुआ है। ई इंक डिस्प्ले क्या होता है, तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ये स्याही का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उपयोग करने वाली स्याही है। और ये क्या होती है, साधारण स्याही जैसी लग सके इसीलिए इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें केवल पहले था कि ये मोनोक्रोम, जो ई इंक था वो केवल मोनोक्रोम में उपलब्ध था, यानी मोनोक्रोम मतलब केवल वाइट और ब्लैक। लेकिन ये 2010 से रंगीन भी हो गया। तो फिर होता क्या है इसमें कि जो स्क्रीन होती है ना, ये पूरी स्क्रीन, इसमें डिस्प्ले के अंदर क्या होगा, जो लिक्विड पदार्थ होगा उसको सस्पेंड किए गए जो पॉजिटिव आयंस होंगे उसको सफ़ेद कण, और नेगेटिव आयंस जो होंगे वो वाइट जो ब्लैक वाले जो कण होते हैं उससे भर करके छोटे माइक्रो कैप्सूल का इस्तेमाल करके ये काम करता है। इसी कारण से आप देखो तो पूरा जो स्क्रीन, मान लो ये स्क्रीन है मेरे सामने, ये वाइट और ब्लैक दोनों तरफ पे है, ये वाइट और ब्लैक जो अक्षर लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, एक इसी प्रकार से देखो तो इसमें जो आवेश है विद्युत का वो इस्तेमाल किया गया है। तो स्क्रीन के विभिन्न भाग में जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक्स आयन है उसका इस्तेमाल करके उन्हीं सफ़ेद या काले कणों को सतह पर लाया जाएगा। और इसी से डिस्प्ले पे क्या होता है, टेक्स्ट और छवि दिखाई देती है। वही बताया मैंने ना, टेक्स्ट और छवि क्या है, इसी जो आयन्स हैं वो स्क्रीन पर आ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव का इस्तेमाल करके, जो विद्युत आवेश है। इसे MIT में विकसित किया गया था।
और अगर देखें तो अगर इस्तेमाल करें तो जैसे अमेजन किंडल वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि ये अगर आँखों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, आरामदायक होते हैं। इससे क्या होता है कि आँखों पर इसमें पढ़ने पे, जैसे अमेजन किंडल को आप पढ़ते हो तो आँखों पे बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा कि बुक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये बाहरी क्षेत्रों में भी दृश्यता इनकी बहुत अच्छी होती है। अगर आप मोबाइल ले जाओ धूप में दिखता ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैक लाइटिंग होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बैक लाइटिंग की कमी होती है, तो तेज़ रोशनी में भी लगेगा नहीं कि हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, इसे नॉर्मली पेज है, आपको वो बैक लाइटिंग होगी नहीं, इसी वजह से जो है वो दिक्कत नहीं होता। इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अब आता है संगम डिजिटल ट्विन पहल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल ट्विन क्या होता है? किसी भी भौतिक चीज़ को डिजिटल ट्विन समझ लो, कोई रियल वर्ल्ड की जो वस्तु है, ठीक है, रियल वर्ल्ड की, जैसे मान लो ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ताजमहल, ठीक है, ताजमहल ये मॉन्यूमेंट है, एक तरह से स्मारक है। पुरावशेष मान लो कुछ है, जैसे मान लो कि अशोक के कुछ भाला, मान लो राणा प्रताप का भाला, पुरावशेष वगैरह मान लो, ठीक है। उसकी डिजिटल रूप में उसकी प्रस्तुति अगर होगी, उसकी डिजिटल रूप में किसी भी वस्तु की, ऑब्जेक्ट की, व्यक्ति की, प्रोसेस की डिजिटल रूप में प्रस्तुति, उसकी कॉपी एक तैयार करना, ये साइबर स्पेस के लिए, डिजिटल स्पेस के लिए तैयार करना, वर्चुअल मॉडल तैयार करना, उसी को बोलते हैं डिजिटल ट्विन। करता क्या है ये? उसकी रियल स्थितियों को, उसके रिजल्ट्स को स्टिमुलेट करने में मदद कर सकता है, उसकी निगरानी करने के लिए, उसकी नकल करने के लिए, उसकी कार्यप्रणाली की जो निगरानी करने के लिए रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करता है, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर का, ठीक है। अब होता क्या है कि अब जैसे मान लो गूगल मैप है, ये क्या है? परिवहन जो प्रणाली है पूरा, उसका क्या है? एक डिजिटल ट्विन है, पूरा तरह से सब कुछ उस पर दिखता है। जिस तरह से मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कार है, टाटा ने कार लॉन्च की, अब उस टाटा ने कार को लॉन्च किया और उसने क्या किया कि 3D मैपिंग कराई, पूरा उसमें डिजिटल ट्विन तैयार कराया, उसका पूरे कॉपी डिजिटल और उसने डाल दिया। अगर मैं यहाँ हूँ, ठीक, मान लो मैं यहाँ हूँ, मुझे जानकारी लेनी है, तो मैं उसी स्पेस का इस्तेमाल करके मैं सारी चीज़ों की जानकारी ले सकता हूँ, उसके बारे में जान सकता हूँ, उसके फीचर्स को जान सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मान लो मुझे कुछ स्मारक देखने, कुछ जो है संग्रहालयों में से सारी चीज़ों को देखना है, डिजिटल ट्विन, डिजिटल कॉपी तैयार किया गया होगा, उसका पूरा डिजिटल ट्विन तैयार होंगे। तो मैं चाहूँ तो संग्रहालय में जा करके मैं अपने यहाँ आसपास बैठ करके, जहाँ मेरे सुविधा है, मैं जहाँ घर पे हूँ, मैं घर पे बैठ करके सारी चीज़ों को देख सकता हूँ, ठीक है। ये ये ट्विन है, डिजिटल ट्विन इसको बोलते हैं। तो दूर संचार विभाग ने संगम डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत की। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये देखो, ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि क्या है, दूर संचार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी योजना बनाने के लिए, उसको डिजाइन में क्रांति लाने के लिए इस पर केंद्रित है। अगर देखें तो डिजिटल ट्विन का इस्तेमाल आप चाहें तो आप जो शहर है ना, शहर का डिजाइन करने के लिए तमाम चीज़ों का इसका इस्तेमाल हम आप जगह कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? जो संगम डिजिटल ट्विन है, इसका इस्तेमाल होगा डिजिटल ट्विन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G 6G, अगली पीढ़ी की जो कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी है उसका क्षमताओं का संयोजन करने के लिए, ठीक है। सभी हितधारकों को एक प्लेटफॉर्म पे ये लाएगा, ठीक, ये बातें हैं। तो अब देखो तो डिजिटल ट्विन का महत्व कहाँ पे है? निगरानी संभव है, सुदूर निगरानी, बेहतर पूर्वानुमान लगा सकते हैं, वर्क जो प्रणाली उसमें दक्षता में सुधार होगा, आउटपुट की गुणवत्ता बनी रहेगी और शहरी योजना निर्माण में सहायता मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ों को आपने देख लिया। अब आते हैं हम लोग एक स्पेस टेक्नोलॉजीज़ पे। स्पेस टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। अब मैं आपको इसमें से बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। इसरो ने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान देना। इसरो ने पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV होती है C-58, इससे एक्सरे पोलरीमीटर सेटेलाइट को सफलतापूर्वक क्या किया, प्रक्षेपित किया, ठीक है। PSLV, इसको मैंने मंथली मैगजीन में पढ़ाया है, GSLV, SSLV, ठीक है। ये पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये आप GSLV के बारे में नीचे आपको पढ़ेंगे। और एक होता है SSLV, जो होता है स्मॉलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, छोटे छोटे, ये इसरो जो है इस्तेमाल करता है सेटेलाइट लॉन्च के लिए, व्हीकल के रूप में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख लिया। तो इसी PSLV से क्या किया कि एक्सरे पोलरोमीटर सेटेलाइट एक्सपोसैट को ये प्रक्षेपित किया। अब ध्यान देना है आपको, ध्यान क्या देना है कि भारत का ये पहला क्या है, पोलरीमीट्री मिशन है, पहला और दुनिया का दूसरा है एक्सपोसैट। ये एक्सपोसैट इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का दूसरा है। पहला कौन किया था? तो नासा ने किया था, नासा इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर, इसको कब किया था? 2021 में किया था। अब इसरो ने किया है, इसरो ने, और ये क्या लॉन्च किया है? एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सेटेलाइट को, दुनिया का दूसरा, भारत का पहला समर्पित पोलरीमीटर मिशन है, ठीक है। इसका अब बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है। पढ़ने से जब ये इसमें आप पढ़ोगे ना तो बहुत टफ वर्ड यूज किए गए। मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम्स में सवाल जो है वो सॉल्व करा देगा। इसका उद्देश्य क्या है कि जो हाई एक्सरेज हैं, जो तीव्र एक्सरेज हैं,
कहाँ पे, अंतरिक्ष में निकल रही हैं, उसके ध्रुवीकरण की जांच करना है, ध्रुवीकरण की जांच करना है। ठीक, किसका, एक्सरेज का। ठीक, ये आपने देख लिया। अब इसमें देखो तो एक्सपोसेट जो है, जो एक्सपोसेट को लॉन्च किया है, इसमें 2 पेलोड होंगे, 2 वैज्ञानिक पेलोड। ठीक है, इसको बोलेंगे, एक है पोलिक्स, POLIX, पोलिक्स। पोलिक्स क्या है, एक पोलरीमीटर उपकरण है जो खगोली स्रोत होंगे ना, जो खगोली स्रोत है उससे उत्पन्न होने वाले जो भी फोटान्स हैं उसके माध्यम से, या एक्सरे ऊर्जा रेंज है उसमें ध्रुवीकरण को मापेगा और क्या करेगा, जैसे उनको जो उनका पूरा जो एक्सरेज है वो कहाँ से निकल रही है, उनका वेवलेंथ क्या है, उनकी कितनी फ्रीक्वेंसीज है, तमाम चीज़ों की जानकारी जो है ये पोलरीमीटर उपकरण लेगा, पोलिक्स। ठीक है, और इसको किसने बनाया है, तो रमन इंस्टीट्यूट है वो शायद उसने बनाया है। ठीक है, अब RRI उसका इस्तेमाल किया ना, CV रमन ने उसका स्थापित किया था, उसका नाम रमन इंस्टीट्यूट ऑफ कुछ है ऐसे, उसको देख लेना आप, इसमें तो नहीं दिया था, मुझे याद है थोड़ा सा। तो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग दूसरा इसका डिवाइस है, 2 डिवाइस था, एक है पोलिक्स, दूसरा है स्पेक्ट। अब ये क्या करेगा, तो ये जो भी समय है ना एक्सरे फोटानों की, उसका समय के भीतर और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी जानकारी प्रदान करेगा, उसकी जो उत्सर्जन सीमा कितनी है, उसका समय कितना है, कितना समय में उत्सर्जन हो रहा है, सारी चीज़ों को जानकारी कौन देगा, स्पेक्ट देगा। और पोलिक्स क्या करेगा, इनके स्रोतों से जो भी एक्सरेज निकल रही है उनका मापन करेगा। तो ये 2 उपकरण हैं एक्सपोसैट में। ठीक, पेलोड्स हैं। अब इसे कहाँ पे, तो पृथ्वी की जो निम्न कक्षा की जो है, पृथ्वी की जो लोअर ऑर्बिट है उसमें अवलोकन करने के लिए भेजा जा रहा है 650 किलोमीटर। जो PSLV होता है ना, ये छोटे छोटे जो लोअर अर्थ के जो ऑर्बिट होते हैं उसी में जो है सैटेलाइट्स को भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें 4 चरण वाला यान होता है, ये प्रक्षेपण यान होता है PSLV, जिसमें देखें तो जिसमें 4 चरण होगा। जैसे ये यान है तो इसमें 1, 2, 3 और 4। तो इसमें अगर देखो तो पहला और तीसरा, इसमें क्या होगा, ठोस होगा, सॉलिड ईंधन होगा, सॉलिड ईंधन। और चौथे में क्या, दूसरे और चौथे में क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, ये होगा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 650 किलोमीटर के जो होता है ये ऊंचाई पे जाएगा। अब इसमें से क्या होता है कि जो PSLV की सबसे अधिक खास बात ये है कि इसमें से जो ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसमें से ये टुकड़े जो होते हैं ना समुद्र में गिरने लगते हैं टूट के। ठीक है, इसी कारण से समुद्र की जो है तट के नीचे जो है उसी के इसका यहाँ पे प्रक्षेपण होता है। ठीक, ये गिरने लगते हैं। तो ये PSLV जो है इसका इस्तेमाल किया गया। ये 600 किलोमीटर की जो है ऊंचाई पे जाएगा और लगभग 6 डिग्री की जो है झुकाव पे इसको स्थापित किया जाएगा। इस मिशन का जो लक्ष्य होगा वो कितना समय होगा, जीवन समय, तो वो देखें तो 5 वर्ष होगा। ठीक है, 5 वर्ष। अब ये क्या करेगा एक्सपोसैट, तो ये एक्सपोसैट जो है जो पेलोड्स होंगे उस पर मौजूद, वो पृथ्वी की छाया के माध्यम से जो अंतरिक्ष जो यान है या पारागमन के दौरान जो एक्सरे स्रोत है ना, सोर्स ऑफ एक्सरेज है, एक्सरेज, ध्यान देना, एक्सपोसैट क्या करेगा, एक्सरेज को, ठीक है, एक्सरेज को ये क्या करेगा, इसी को जो है अध्ययन करेगा, इसका अवलोकन, डेटा का इंटीग्रेशन करेगा। ठीक है, ध्यान देना इसको। अब ये जो एक्सपोसैट है वो ब्रह्मांड में 50 सबसे चमकीले जो ज्ञात स्रोत हैं उनका अध्ययन करेगा। जैसे पल्सर हो गया, सुपरनोवा अवशेष हो गया, गैलेक्सी हो गई, ठीक है, ब्लैक होल एक्सरेज हो गई। तो यहाँ से जो एक्सरेज जहाँ से निकल रही है 50 सबसे जो चमकीले स्रोत हैं वहाँ से उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। ये पूरे जो आर्टिकल का यही क्रक्स है। ठीक, ये देख लो आप, यही है सारा चीज़ इसमें बताया गया है। पोलराइजेशन और एक्सप्लोराइजेशन क्या होता है, एक्सपोसैट क्या है, ये पूरा देखो एक्सरेज का उत्सर्जन और मापन करेगा। ये इसरो का पहला उपकरण है। ठीक, इसके पेलोड्स को एक्सपोसैट और पोलिक्स, ठीक, ये चीज़ों को देख लो। ये ब्रह्मांड, इससे क्या होगा, इसका महत्व ये कि विकिरण की पद्धति को, प्रकृति को समझने में मदद मिलेगा, डेटा संग्रह मदद मिलेगा, खगोलीय पिंडों के जो केमिकल जो कंपोजिशन है वो क्या है, और ब्रह्मांड की बेहतर समझ, जैसे कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, ये सब तमाम चीज़ों की एक्सरे पोलराइजेशन की मदद से हमारी जो है ये समझ बढ़ेगी। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं तो जो हमारे इसरो के जो सबसे जो हेड वैज्ञानिक है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक बयान दिया था, अभी हाल फिलहाल में हिंदू में था वो। उन्होंने कहा था कि बच्चों को जो है इस जो एक्सपोसैट है उससे जो भी जानकारी इकट्ठा कर रहा है, तो आप भारत में एक इनोवेशन और स्कूलों में इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए कि ताकि जो डेटा हमारे पास आएगा उसका बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन कर सके और उसका अध्ययन कर सके। इसके लिए हम एक अभियान की तरफ पे सभी बच्चों में इनोवेशंस और स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की बात करेंगे। तो ये बातें यहाँ पे थी, कुछ इसमें एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो चीज़ें अब वो आगे आएगी तो फिर हम लोग देखेंगे उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सुर्खियों में क्यों रहा है कि रूस ने नासा के साथ अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने के अपने क्रॉस फ्लाइट कार्यक्रम को 2025 तक बढ़ा दिया। इंटरनेशनल स्पेस ऑपरेशन क्या है उसके मतलब ये अब देखो तो ये अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों को रहने के लिए एक कृत्रिम उपग्रह है, पृथ्वी की निचली कक्षा में
स्थापित किया गया है, जिसमें कि बहुत सारे भागीदार देश हैं। देखो तो यूरोपीय देश है, जो कौन से, इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, फिर नासा है, फिर जाक्सा है किसका, जापान वाली, फिर कनाडा का है कनाडाई स्पेस एजेंसी, और रूस का है रोस्को स्मोक। ठीक है, ये देखें तो 1998 में इसको स्थापित किया गया था, नया मॉड्यूल 2021 में इसको जोड़ा गया। तो ये देखें तो इसमें जो क्रॉस फ्लाइट कार्यक्रम है ये किस लिए बनाया गया है, आगे बढ़ाया गया 2025 तक, तो इसकी ऑपरेशंस की जो प्रासंगिकता है ना उसको बनाए रखने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है क्रॉस फ्लाइट में कि एक रूसी जो अंतरिक्ष यात्री होगा उसको अमेरिकी जो क्रू होगा ना, एस्ट्रोनॉट वाले क्रू होंगे, उनके साथ वहाँ पे भेजा जाएगा, और फिर रूसी जो कॉस्मोट क्रू होगा उसके साथ एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये आप देख लो, तो अब ये देखो आप तो आकार के हिसाब से फुटबॉल जितना बड़ा होता है ये, इसका वजन देख लो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया। ठीक, अब ये स्टेशन जो है 2030 तक काम करेगा एक प्रयोगशाला लैब के तौर पे। इसका महत्व ये कि रिसर्च और बहुत रिसर्च में बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। कैसे, तो ये चीज़ को देखो कैसे, क्योंकि देखो माइक्रो ग्रेविटी में जो डीएनए सीक्वेंसिंग है, रोबोटिक्स है, इस पर क्या करता है कि उपग्रह है, इन पे जो अध्ययन करने का एक अवसर देता है ये स्पेस स्टेशन, क्योंकि पृथ्वी पे यहाँ पे इस चीज़ पे संभव नहीं है। ठीक है, जो रिसर्च में जो दीर्घकालीन अंतरिक्ष विकिरण है उसका ह्यूमन शरीर पे क्या प्रभाव पड़ सकता है उसका अध्ययन भी इसमें होता है। तमाम चीज़ों को यहाँ पे अध्ययन होता है। ठीक है, ऑब्जर्व होते हैं। अन्य स्पेस स्टेशन कौन है, तो इस रूस का स्पेस स्टेशन सैल्यूट है, दुनिया का पहला, सैल्यूट 1 था, दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन था। चीन का स्पेस स्टेशन है योंग जो है 2021 में लॉन्च किया, अब 2022 से पूरी तरह कार्य करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यूएसए का स्पेस स्टेशन स्काई लैब है। भारत भी अपना काम शुरू करने वाला है भविष्य के, तो भारत अंतरिक्ष स्टेशन होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख लिया। अब आता है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट। ठीक है, सुर्खियों में क्यों रहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी स्काईओ परियोजना में भारत के सहयोग के लिए 1250 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर को मंजूरी दी। तो स्काईओ क्या है, एक रेडियो एस्ट्रोनॉमी को समर्पित जो है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, इसको समर्पित इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ पे हेडक्वार्टर इसका, तो यूके में है, यूके में। इसके तहत जो है एक ऑब्जर्वेटरी इस्तेमाल होगा, बनाया जाएगा, और 2 टेलीस्कोप स्थापित किए जाएंगे, 3 जगहों पे होंगे ये। ठीक है, ध्यान देना 2029 तक इसको चालू होने की जो है उम्मीद है। ठीक, ये चीज़ आपने देख लिया। अब इसका उद्देश्य क्या है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाना, गुरुत्वाकर्षण के तरंगों का पता लगाना, तमाम चीज़ों का यहाँ पे अध्ययन यहाँ पे होगा। ठीक है, भारत जो इसमें एसोसिएट मेंबर के तौर पे स्काईओ में शामिल हुआ था, और ध्यान देना इसमें कि 2022 में जो है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी पुणे और स्काईओ ने समझौते भी किए थे। भारत में स्थापित जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जो है इसमें स्काईओ महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। दूसरा आता है पुष्पक नामक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल। अब रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसरो ने पुष्पक नामक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल की उसके परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। किसने किया, इसरो ने किया। किसका, रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल। PSLV था, GSLV था, GSLV सुना आपने, SSLV सुना होगा, RLV अब आता है रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल। ठीक है, अब ये क्या है, ये इसका आशय ये है कि ये फिर से जो उपयोग में लाए जाने वाले जो प्रक्षेपण यान है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, इसी पे ये काम किया जा रहा है, ताकि जो अगर परीक्षण हो रहा है जिसमें अंतरिक्ष से पृथ्वी पर जो है प्रक्षेपण यान जो वापस लाया जा सके। जैसे पृथ्वी से जब अंतरिक्ष यान जाता है तो फिर वो बिखर जाता है, टूट जाता है, फिर इस्तेमाल हो नहीं पाता। ठीक है, सारी चीज़ें, तो फिर उसको वापस ला सकते हैं, वापस लाएं, फिर से उसका इस्तेमाल कर सकें। तो इसी के लिए जो है ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी के लिए जो विकसित करने के लिए इसरो काम कर रहा है। इसी लैंडिंग को इसने सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है। इसका उद्देश्य पूरा यही है इस कार्यक्रम का, RLV-TD का, यानी कि इसमें कहा कि पूरी तरह से दोबारा उपयोग होने वाले प्रक्षेपण यान के लिए जो टेक्नोलॉजी उसका विकास करना है कम लागत पे। इससे अंतरिक्ष में उपग्रहों का प्रक्षेपण हो पाएगा, क्योंकि बार बार यूज होगा वही, तो सारी चीज़ें जो कॉस्ट लगता है वो कम होगा। ठीक है, तो इसका वास्तव में देखें तो ये लो ड्रिफ्ट टू ड्रैग वाला एक अंतरिक्ष विमान है, जो क्या करता है, पेलोड को जो निम्न भूकक्षा उसमें स्थापित करके पृथ्वी पर वापस लौट आएगा, और भविष्य में इस यान का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ को देख लो। तो इस यान को अगर हम कहें तो इस यान को जो बनाया जा रहा है RLV को, इसको हम उन्नत बना करके भारत जो है दोबारा इस्तेमाल होने वाले 2 स्टेज टू ऑर्बिट प्रक्षेपण यान का पहला चरण इसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब आता है GSAT-20। GSAT-20 के बारे में जानना जरूरी है। ये क्या है, भारत की न्यूज में क्यों रहा कि भारत की ओर से NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो इस वर्ष क्या करेगा 2024 में GSAT-20 को लॉन्च करने के लिए SpaceX जो है उसके फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करेगा, फाल्कन 9 रॉकेट का। ठीक है, अब पहली बार है
जब जो NSIL है अपने किसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए SpaceX के रॉकेट की मदद लेगा, ठीक है। GSAT-20 को क्या बोलते हैं, GSAT-N2 बोलते हैं। अब ये पूरा तरह से जो है ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है और फंडिंग और संचालन जो है यही करता है, NSIL ही करता है, ठीक। ये अब ध्यान देना है कि ऐसे इसका इस्तेमाल किस जगह होता है, तो इस उपग्रह को जो है विशेष रूप से जो लॉन्ग डिस्टेंस में जो ऐसे दूरस्थ और ऐसे जो क्षेत्र जो संचार के संपर्क से बाहर हैं उनकी सेवाओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। ये चीज़ है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, तो 2019 में भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत जो है वो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसरो की जो है एक कॉमर्शियल ब्रांच है, ठीक है। इनसैट 3DS वेदर फॉरकास्टिंग सैटेलाइट, इसरो ने मौसम पूर्वानुमान उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया है और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा फंडेड है, ठीक है। इसको GSLV F-14 के प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया और इसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में फिर जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया गया, ठीक है। कहाँ से लॉन्च हुआ, तो हैदराबाद का जो आंध्र प्रदेश का जो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ये क्या है, मौसम उपग्रह के तीसरी पीढ़ी की कड़ी मिशन का जो है अगली कड़ी है, ठीक है। ये चीज़ें क्या है कि जो इंस्टेंट 3D है और इंस्टेंट 3D आ रही है उसकी सहायता करेगा इनसैट 3DS, ठीक है। जिससे क्या होगा, मौसम संबंधित जो भी अवलोकन हो रहे हैं उसमें इस्तेमाल हो सकता है, उसको जो है निगरानी करेगा, इसका विश्लेषण करेगा और डेटा को संचार करेगा। GSLV F-14 क्या है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में 16वीं उड़ान थी। 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यानी PSLV 4 चरणों वाला है और ये 3 चरण वाला होता है, ठीक है। इसमें बताया ना आपको PSLV 4 चरणों का होता है, 4 चरण, ठीक है। इसमें 4 चरण के, इसमें पहला दूसरा तीसरा और चौथा। इसमें पहला तीसरा सॉलिड, दूसरा चौथा लिक्विड होता है। इसमें 3 चरण होते हैं GSLV में, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो है बूस्टर लगे होते हैं GSLV में। तो इसमें पहले चरण में सॉलिड होता है, ठोस होता है। दूसरे चरण में पृथ्वी पर लिक्विड वाला होता है, लिक्विड। और तीसरा होता है क्रायोजेनिक जो इंजन होते हैं इसमें, ठीक। अब GSLV से कम्युनिकेशन वाली, नेविगेशन वाली और या किसी पृथ्वी संसाधन सर्वेक्षण वाली जो होती है वो उपग्रह को लॉन्च करने के लिए यूज होता है, ठीक। अब आता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट और जियो जो है वो GEO यानी कि भूस्थैतिक कक्षा, ठीक। तो इसका इस्तेमाल क्यों होता है, तो ध्यान दो, इसमें डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो आपको पहले जानना है GEO जो होता है ये होता है कि ये जो आपका इक्वेटर है ना अर्थ पे, उसी के ऊपर जो होता है काफ़ी दूरी पे जो है उसी के पैरेलल उसको रखा जाता है। और ये देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है उसको पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसकी स्पीड इतनी मेंटेन की जाती है, जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है, इस पे इक्वेटर है, ठीक है। इसके ऊपर मान लो ये पृथ्वी, इसकी इक्वेटर है, इसी के ऊपर जो है इस सैटेलाइट को रखा गया और यही जो है इसी के इक्वेटर के स्पीड के बराबर ही वो ट्रैवल करेगा। इससे क्या होगा कि रेफरेंस जो बनेगा पृथ्वी के कंपैरिजन में वो क्या होगा कि लगेगा कि पृथ्वी जो सैटेलाइट है वो एक जगह फिक्स है। तो जो आपका ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है GEO, ये क्या होता है, ये उपग्रह को, सैटेलाइट को पश्चिम से पूर्व की दिशा में इक्वेटर पे पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, सेम स्पीड पे करेगा। रेफरेंस पॉइंट जो बनेगा वो लगेगा कि मेरे सर के ऊपर है, ठीक है। इससे गति होती है वो पृथ्वी के समान होती है। इसी कारण से जो होता है कि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है उसमें GEO, इसमें क्या होता है कि जो उपग्रह होते हैं वो एक फिक्स पोजीशन पे दिखाई देते हैं, ठीक। GTO क्या होता है कि ये एक विशेष प्रकार की कक्षा होती है जो क्या करती है स्पेस में जो ट्रांसफर ऑर्बिट होता है, ठीक है। अब मतलब जो जियो सिंक्रोनस है उसको उसमें पहुंचने के लिए जो एक एपोसिस ऊंचाई होती है, फिर वहाँ से जो है जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, देखो ये पृथ्वी है, यहाँ से एक जो है रॉकेट लॉन्च कर रहा है और ये पृथ्वी का ये दूसरा शायद देखो ये 3D मतलब 3D तो बना नहीं पाऊंगा वैसे, देखो ये लॉन्च किया गया, ये ऊपर जा रहा है और ये समझो कि यहाँ से ऐसे देखो ये ऐसे आ रहा है। तो ये एक जो तरीका है जहाँ से ये उसको लाया जाएगा इक्वेटर पे। तो जो ये पॉइंट है ना, रेफरेंस पॉइंट जहाँ से ये इस कक्षा में जा रहा है, इसी प्रोसेस को यहीं से ट्रांसफर ऑर्बिट जो है एक GTO जो है इसी एरिया में होता है कि ताकि जो है इसका एक उपयोग क्या होगा कि इसका एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उपग्रह को ट्रांसफर करने के लिए, स्थापित करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है GTO, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। अब इस पे होता है कि थोड़ा सा अगर हम इसमें किक दें, जैसे कि आप देखो ये इमेज को देखो आप, ये पृथ्वी है। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी, तो उतना फ्यूल कैसे आएगा, तो उसलिए क्या होता है कि शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हैं इसी GTO में, GTO के थ्रू। जैसे मान लो ये लॉन्च किया गया यहाँ से
और ये यहाँ से तो गया नीचे, यहाँ ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक थोड़ा सा थर्स्ट किक देंगे और ये जो कक्षा में जो घूम रही थी ये क्या होगा, ये पूरा घूम करके सेकंड कक्षा में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से गई और इसके बाद थोड़ा सा किक और गया, तो इसके बाद ये फिर अपना चेंज करके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रोटेट करने लगेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये इस्तेमाल होता है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट और जीईओ। ठीक, ये चीज़ आपने देख लिया। अब आते हैं सुरक्षियों में रहे कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मिशन जो है, अंतरिक्ष मिशन जो है वो देखना है। कार्टोसैट 2 है, ये इसरो ने कार्टोसैट 2 उपकरण की सफल डी ऑर्बिटिंग और वायुमंडल में पुनः प्रवेश की पुष्टि कर दी है। अब क्यों किया गया, क्योंकि उसकी संचालन अवधि समाप्त हो चुकी थी, 2007 में लॉन्च किया गया था और सन सिंक्रोनस कक्षा में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, ये क्या है, विशेष प्रकार की एक ध्रुवीय कक्षा है सन सिंक्रोनस। ठीक है, SSO। इसमें जो उपग्रह होते हैं वो पोलर जो रीजन है उसके ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के समकालीन होते हैं। ठीक है, एक चीज़ को उसी के सूर्य के रेफरेंस में रहने के लिए ये सिंक्रोनाइज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक बात आप समझो, पेरिजी क्या होता है, पेरिजी तो जो इसमें देखना, ये अंतरिक्ष के मलबे पर रोकथाम के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश है उसका पालन करने के इसरो जो है बचे हुए ईंधन का उपयोग करके पेरिजी को नीचे लाया गया। इसकी पेरिजी क्या होता है, उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु होता है जहाँ पे पृथ्वी के सबसे करीब होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना, शब्द को पेरिजी। दूसरा आता है प्रोबा 3 मिशन। इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के महत्वाकांक्षी प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करेगा। ये क्या है, पहला प्रीसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। ठीक, अब ये चीज़ ध्यान देना कि ये एक अंतरिक्ष में एक आर्टिफिशियल सूर्यग्रहण बनाएगा, इसे कोरोना के नए दृश्य आएंगे और इस पर रिसर्च होगा, प्रोबा 3 मिशन को। ठीक, ये चीज़ को ध्यान देना है। अच्छा, इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर, नासा ने इंजेन्युटी से दोबारा संपर्क स्थापित करने में, कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने में सफलता हासिल की है। ये सौर ऊर्जा से संचालित है और ये स्वयं को चार्ज करने की कैपेसिटी है। ये परसिवरेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह पे भेजा गया है, 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना है। और ये क्या है कि मंगल ग्रह पे संचालित और उड़ान भरने वाला पहला एयरक्राफ्ट है। वाइजर 1 से जो कम्युनिकेशन टूट जाने की समस्या का समाधान के दौरान नासा ने इसको भी जानने के निकट पहुंच चुका है कि क्यों वाइजर 1 पृथ्वी पे डेटा भेजने में असमर्थ था। तो ये फ्लाई बाई मिशन था जो 1977 में बृहस्पति और शनि के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक, ये पहला अंतरिक्ष यान भी था जो हेलियोस्फीयर की सीमा को जो है वो पार किया था। हेलियोस्फीयर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, सीमा होती है जो सौर मंडल के बाहर के इफेक्ट को जो है वो सूर्य के प्रभाव ज़्यादा मजबूत होते हैं, यानी कि जो बाहरी प्रभाव होंगे सौर मंडल के वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रभाव से वो सीमा होती है हेलियोस्फीयर। अब आता है कि इंट्यूटिव मशीन्स मिशन, IM मिशन। स्पेस एक्स ने पिछले अपोलो चंद्र मिशन के 52 साल बाद किसी भी निजी क्षेत्र के अमेरिकी चंद्र मिशन को लॉन्च किया है। IM-1 जो मिशन फ्लाइट है वो चंद्रमा के पर्यावरण के बारे में डेटा इकट्ठा करेगा और लैंडर नोवा सी होगा और नासा द्वारा डिजाइन ये उपकरणों को 6 पेलोड ले जा रही है। ठीक है, और ये जो दक्षिणी ध्रुव है ना उसी के पास सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा जैसे कि भारत ने किया था। ठीक, ये चीज़ को ध्यान देना, भारत ने भी किया था सॉफ्ट लैंडिंग में। ठीक, अब आता है अनकवर प्रोग्राम। अनकवर प्रोग्राम क्या है, तो इसमें जेम्स वेब टेलीस्कोप्स है, इससे जुड़े जो अनकवर कार्यक्रम के तहत शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक ब्रह्मांड में डार्क एज के अंत के बारे में एक प्रमाण खोजा है। तो डार्क एज किस एज को बोलते हैं, जब प्रकाश स्रोत था वो न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस के घने कोहरे में ढके हुआ था। इसके बाद रीआयोनाइजेशन का युग आया और इसी युग में प्रथम तारों आकाश मंडलों की उत्पत्ति हुई थी। अनकवर से क्या आशा है, तो अल्ट्रा डीप निरकैम एंड निरस्पेक ऑब्जर्वेशन बिफोर द एपोक ऑफ द रीआयोनाइजेशन। ठीक, ये चीज़ है। इसका इस्तेमाल क्या होगा, तो डार्क एज की जो मतलब प्रथम प्रकाश था वो जो आकाश गंगाओं की पहचान हुई थी या फिर कम जो प्रकाश वाली आकाश गंगाओं थी इनका अध्ययन वगैरह करने के लिए ये चीज़ें। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसमें है हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट हैप्स। तो बेंगलुरु स्थित जो है नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज ने सौर ऊर्जा से संचालित स्यूडो सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, पहला है ये स्यूडो सैटेलाइट है, मानव रहित हवाई यान है जो 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है और अपनी पोजीशन को ये रेगुलर बनाए रख सकता है। ठीक, इसके 2 प्रकार हैं, लाइट देन एयर, हैवियर देन एयर। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, 2 इसमें प्रकार है। दूसरा आता है डिस्ट्रेस्ड अलर्ट ट्रांसमीटर DAT। इसरो ने दूसरी पीढ़ी का DAT-SG विकसित किया है। यह उन्नत उपग्रह जो है संचार और नेविगेशन की कैपेसिटी से लैस है। ये एक स्वदेशी तकनीकी समाधान है जो करेगा क्या, समुद्र में मछुआरों जो मत्स्य नौका है उसे आपातकालीन जो है मैसेज भेजने में काम हो सकता है, ये दे सकता है। ठीक है, इसका संदेश क्या होगा, सैटेलाइट के जो माध्यम से होगा, सैटेलाइट के कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से, और ये भारतीय मिशन नियंत्रण केंद्र पे प्राप्त किए जाएंगे। अब देखिए तो इसके पास सागर मित्र नामक एक वेब आधारित नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली भी है।
ठीक है, ये जो डेटाबेस को बनाए रखेगी। अब आता है कि कुलशेखरपट्टनम स्पेस पोर्ट। अब उसके बाद आता है 2-3 चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट है। कुलशेखरपट्टनम स्पेस पोर्ट, प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तूतुकुटी में कुलशेखरपट्टनम स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी। ये क्या इस्तेमाल होगा? इसका इस्तेमाल SSLV, जो बताया ना कि स्मॉल जो स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होंगे, SSLV, PSLV, GSLV और रियूजेबल भी RLV, 3-4 प्रकार की जो प्रकार है जो अंतरिक्ष को ये स्पेस में जो है अंतरिक्ष में जाने के लिए जो उपग्रह होता है उसका इस्तेमाल होता है। तो SSLV के प्रक्षेपण के लिए जो इस्तेमाल होगा, ठीक है, ये चीज़। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये विषुवत रेखा के नज़दीक है और ये रॉकेट को दक्षिण दिशा को सीधा लॉन्च कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कहाँ पे? तूतुकुडी के कुलशेखरपट्टनम स्पेस पोर्ट में। अब आता है स्टैट्यू शिव शक्ति। स्टैट्यू शिव शक्ति इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग साइट के लिए स्टैट्यू शिव शक्ति नाम को मंजूरी दे दी है। कौन? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। किसका? चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था, उसका विक्रम लैंडर का जो लैंडिंग साइट था उसको नाम क्या देगा? स्टैट्यू शिव शक्ति। अब इसको ग्रहों के नामकरण के गैजेटियर में शामिल कर दिया गया। गैजेटियर क्या करता है? उन ग्रहों का जो डॉक्यूमेंटेशन करता है जो AIU ने अनुमोदित किया। इसकी स्थापना AIAU की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। कहाँ पे सचिवालय इसका है? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट वाला आर्टिकल आता है शिव शक्ति मिल्की वे आकाश गंगा के निर्माण। तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का जो एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है गया, इसने मिल्की वे के सबसे पुराने निर्माण खंडों की खोज की है जिन्हें शिव और शक्ति नाम दिया गया है। ये 2 आकाश गंगाओं के अवशेष हैं। 12 से 13 बिलियन वर्ष पहले इन दोनों के आपस में विलय हुआ, इसी से संभवतः जो हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे, इसका निर्माण हुआ, ठीक है। उसका नाम रखा गया शिव और शक्ति। तो ध्यान देना है, किसने रखा है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के जो एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट गया ने। तो ये चीज़ आपने देख लिया है। अब आता है अब हेल्थ वाला। तो हेल्थ वाला नेक्स्ट वाले क्लास में, 1 घंटे क्लास तो अधिक हो चुकी है। हेल्थ वाला बस सेक्शन बचा हुआ है और कुछ सेक्शंस और भी बचे हुए हैं जिसमें कि आपको छोटे छोटे जो डिवीजन शॉर्ट्स हैं उसको मैं नेक्स्ट क्लासेस में करा दूंगा और आपका पूरा PT 365 खत्म हो जाएगा। बस आपको रिवीजन करना है और प्रीलिम्स में भी काफ़ी समय है, आप रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन के लिए मैंने वीडियोस बने, आप चाहो तो 1-2 बार उसको देख लो या हाईलाइटेड PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से डाउनलोड करके सारे चीज़ को रिवाइज करो अच्छे से। प्रीलिम्स पे फोकस करो, स्टैटिक पोर्शन को बार बार रिवाइज करो, PT को 3-4 बार पढ़ लो सर आपका। और जो क्वेश्चंस आपने लगाए हैं, जो आपने टेस्ट दिया है उसका रिवीजन करो, उसके नोट्स जो बनाए होंगे आपने। और CSAT को उसको ध्यान देना, उसको बिल्कुल भूलना मत। CSAT को अगर इग्नोर करोगे प्रीलिम्स फेल हो जाओगे, क्योंकि सबसे टफ अगर कोई प्रोसेस है तो वही है। तो आपको CSAT को ध्यान देना है, रिवीजन अधिक से अधिक करना है। अब बचे हुए समय में कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी सिर्फ आपको रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। धन्यवाद।